हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। तो रिकैप सीरीज में आपका स्वागत है और वेक्टर का पार्ट 2 आज हम करेंगे। तो मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो ठीक है, शुरू करते हैं, देरी बिल्कुल नहीं होगी। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से करना है हमें। when two vectors of magnitude p and q are inclined at an angle theta। ठीक है, दो वेक्टर्स हैं p और q, उनके बीच में बनने वाला एंगल कितना है? थीटा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 2p। चलिए ठीक है, आगे पढ़ने से पहले हम इसको डील ही कर लेते हैं। p और qp का रिजल्टेंट 2p है, तो देखिए a हो गया p, b हो गया q और रिजल्टेंट की वैल्यू हो गई 2p और एंगल दोनों के बीच में कितना हो गया? थीटा। तो हमारे पास तो फॉर्मूला है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कोई दिक्कत वाली बात तो लग नहीं रही है। तो आर क्योंकि 2p है तो 2p का स्क्वायर कितना हो गया? 4p स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है? p है, तो ये हो गया p स्क्वायर। बी की वैल्यू है q स्क्वायर और ये हो गया 2pq कॉस थीटा। तो अब देखिए p स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3p स्क्वायर इक्वल टू, हमने पूरा क्वेश्चन अभी पढ़ा नहीं, पहले पार्ट को ही हम क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। 2pq cos थीटा, इक्वेशन 1। तो ये आपका इक्वेशन 1 तो आ गया। आगे पढ़ते हैं। व्हेन द इंक्लिनेशन इज चेंज टू 180 माइनस थीटा। इसका मतलब पहले वो कितना एंगल बना रहे थे? थीटा, और अब हम कितना एंगल बना रहे हैं? 180 माइनस थीटा। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज हाफ। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आधा हो जाता है। भाई देखिए, पहले रिजल्टेंट कितना था? 2p, 2p का आधा हो गया। फाइंड द रेशियो। देखिए ये यहाँ पर थोड़ा इन्होंने थोड़ा मिसप्रिंट है, थोड़ा उस मिसप्रिंट को हमें सुधारना पड़ेगा। फाइंड द रेशियो, तो हमें p और q का रेशियो निकालना है। p और q का हमें रेशियो निकालना है। तो चलिए अगली स्लाइड में जाके हम p और q का रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये हमारा पहला इक्वेशन है, थोड़ा इस इक्वेशन को आप ध्यान रखिए। अब एंगल कितना हो गया भाई? एंगल हो गया आपका 180 माइनस थीटा। रिजल्टेंट की वैल्यू पहले 2p थी, अब 2p का आधा हो गई p, और ये तो p था ही और b था q। तो अब फिर से हमें वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो देखिए ये आ गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq। अब देखिए थोड़ा यहाँ ओवर राइटिंग हो रहा है, इसको सुधारना पड़ेगा। तो 2pq, अब एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। तो देखिए एक बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है कि cos 180 माइनस थीटा हमारा होता है माइनस ऑफ cos थीटा। तो ये q स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2pq cos थीटा। तो देखिए 2pq cos थीटा को इधर ले आए इक्वल टू q स्क्वायर। तो देखिए cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई? q स्क्वायर अपॉन 2pq। ध्यान दीजिएगा स्टेप पे। तो cos थीटा, q से q कैंसिल हो गया, तो cos थीटा आ गया q बाय 2p। कुछ नहीं किया है मैंने, एक सिंपल फॉर्मूले को यूज किया है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा को, और कुछ भी नहीं किया है। अब प्रीवियस स्लाइड पे जाके हम दूसरे इक्वेशन को भी देख ही लेते हैं, पहले इक्वेशन को देख लेते हैं, 3p स्क्वायर। अब देखिए पहले इक्वेशन में ये जो cos थीटा की वैल्यू है, इसको हमें रखना पड़ेगा। तो इस वैल्यू से अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला इक्वेशन हमें लिखना पड़ेगा। तो पहला इक्वेशन अब हम लिखेंगे 3p स्क्वायर
इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब यहां पर cos थीटा की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से डाल देते हैं। सेकंड इक्वेशन से cos थीटा की वैल्यू कितनी है, q बाय 2p। तो चलिए q बाय 2p, तो थोड़ा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। q बाय 2p, तो ये 2p से 2p कैंसिल हो गया, तो 3p स्क्वायर इक्वल टू, देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया, q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, q इंटू क्यू स्क्वायर, तो 3p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर इक्वल टू 2/3। तो ये देखो तुम्हारा आंसर आ गया, p बाय q कितना होगा, √2:√3। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो पूछा जाता है कि भाई आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वेक्टर में एक तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज हो गई रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तीसरी चीज हो गई डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। बस 3 चीजों में ही आपका वेक्टर का सिलेबस है। तो ये आपका आंसर आ गया √2:√3। √2:√3, तो ये मुझे लगता है कि हमारा आंसर ये है। फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर, √2:√3। तो चलिए, ये तो आज हमारे लेक्चर का पहला सवाल था, ये क्लियर हो जाना चाहिए। सेकंड इक्वेशन से cos थीटा की वैल्यू q बाय 2p निकाल ली और यहां रख दी फर्स्ट इक्वेशन में। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। तो p और q का रेशियो आ गया। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 आज का। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स a एंड b इज 2। चलिए अच्छी बात है, 2 वेक्टर्स है a और b, उनके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कितनी है, उनके रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है, 2। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 2√3। अब ए की वैल्यू बता दी गई कि भाई ए की वैल्यू कितनी है, 2√3, एंड मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द रिजल्टेंट। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बड़ा अच्छा सवाल है भाई, और इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं। देखिए, इस सवाल को करने से पहले आपको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, जिसे मैं बोलता हूं कोसाइन फॉर्मूला। ये निश्चित रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। इससे रिलेटिव वेलोसिटी, मोशन इन प्लेन के भी बहुत सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में फॉर्मूला लगता है, और मान लीजिए ये एंगल कितना है, अल्फा, और ये एंगल कितना है, बीटा। पहले मैं इसको सिखाऊंगा, उसके बाद इस सवाल को एक स्टेप में क्या करूंगा, सिर्फ एक स्टेप में क्या कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। तो एक ट्रायंगल है, उस पर विचार करिए। उस ट्रायंगल के एंगल कितने हो गए, अल्फा, बीटा एंड गामा। एक साइड हो गई x, एक साइड हो गई y, एक साइड हो गई z। तो कोसाइन फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले ये सीखते हैं। अब मान लीजिए जैसे आपको cos अल्फा की वैल्यू लिखनी है, तो आप ये देखिए कि अल्फा कौन सी दो साइड्स के बीच में, अल्फा जो एंगल है वो कौन सी दो साइड्स के बीच में बन रहा है। तो आप देख रहे हैं जो अल्फा एंगल है वो x और z के बीच में बन रहा है। तो फॉर्मूला कैसे लिखना है, x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अल्फा किसके बीच में बन रहा है, एक्स और जेड। अब अगली बात, अल्फा के सामने वाली साइड कौन सी है, अल्फा के सामने वाली साइड कौन सी है, इसको सीखना पड़ेगा अगर आप सवालों को एक लाइन में या 2 लाइन में करना चाहते हैं। अल्फा के सामने वाली साइड कौन सी है, वाई, तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगी। देखिए कितना सिंपल फॉर्मूला है, अपॉन 2 ये है एक्स इंटू जेड, है ना, आसान सवाल। अब चलिए एक और उससे करके बता देते हैं, बीटा से करके बता देते हैं। देखिए अब बीटा किसके बीच में एंगल बन रहा है, देखिए एक्स और जेड के बीच में, एक्स और वाई के बीच में बन रहा है, तो हमने लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बीटा के सामने वाली साइड कौन सी है, बीटा के सामने वाली साइड कौन सी, जेड, तो वो माइनस में चली जाएगी, अपॉन
2 इंटू क्या लिखेंगे, देखो पहला x है, दूसरा क्या है y, x इंटू वाई। अब अगर आप चाहते हैं कि गामा भी निकालना चाहते हैं तो हम उसको भी लिख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सीख लीजिए, ये तो बहुत काम की चीज है। कॉस गामा, अब देखिए गामा कौन सी दो साइड्स के बीच में बनने वाला एंगल है, z और y के बीच में बनने वाला एंगल है, तो हमने लिख दिया z² प्लस y²। अब गामा के सामने कौन सी साइड है, देखिए गामा एंगल के सामने कौन सी साइड है, x है, अपॉन क्या लिखना है 2 इंटू z इंटू वाई, z² प्लस y² माइनस x² अपॉन 2zy। तो देखिए इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से हम ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसको हम दो लाइन में कर सकते हैं, नंबर 1 और नंबर 2 30 सेकंड और 45 सेकंड के बीच में सॉल्व कर पाएंगे। और अगर हम ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करेंगे तो हमारा टाइम जो है सॉल्व तब भी हो जाएगा, लेकिन तब टाइम फिर क्या होगा, बढ़ जाएगा, हमें टाइम बढ़ाना नहीं है। अब देखिए दो वेक्टर है ए और बी, उनके रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है 2, तो आर कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। अब ए की वैल्यू दी गई है 2√3 और ये कहा गया है कि ए 30 डिग्री का एंगल बनाता है रिजल्टेंट के साथ, ए 30 डिग्री का एंगल बनाता है रिजल्टेंट के साथ, तो बी का मैग्नीट्यूड निकालिए। तो भाई सबसे पहली शर्त तो एक ही है कि डायग्राम तो बनाया जाए। अब देखिए ये ए हमने बना दिया, ए की वैल्यू कितनी है 2√3 और ये इसका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है 2 और ये बी की वैल्यू है और बी की वैल्यू हमें निकालनी है। और हमें कहा गया है कि ए रिजल्टेंट ए के साथ कितना एंगल बनाता है 30 डिग्री। तो आप तो समझ गए होंगे, अब हम इसको कोसाइन फॉर्मूले से इस सवाल को कर सकते हैं। तो कोसाइन फॉर्मूला 30 डिग्री किसके बीच में एंगल बनता है 2√3 और 2 के बीच में, तो हमने लिखना है cos 30 डिग्री। 2 और 2√3 के बीच में एंगल बनता है तो 2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और 30 के सामने कौन सी साइड है बी, तो ये हो गया -b² अपॉन 2 इंटू 2√3 इंटू 2। देखो अब cos 30 की वैल्यू बोलो भाई, √3/2, 2√3 का स्क्वायर, भाई 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और √3 का स्क्वायर होगा 3, 4 इंटू 3 12 और इस 2 का स्क्वायर 4। आ गया आपका आंसर, चिंता मत करिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 8√3, तो 8 ने इसको कैंसिल कर दिया कितनी बार 4 बार। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ 4√3 इंटू √3 इक्वल टू 12 और 4 कितने हो गए 16 और ये हो गया 12, 16 माइनस b² को इधर ले जाओ और 12 को उधर ले जाओ, तो b² इक्वल टू 16 माइनस 12, b² इक्वल टू 4, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। हमसे कहा गया था कि भाई b निकालो, तो हमने b की वैल्यू कितनी निकाल ली, b की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली 2 निकाल ली, b की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली 2 निकाल ली। तो ये तरीका है सवालों को करने का। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब आपको ये भी समझ में आया होगा कि हमने कोसाइन फॉर्मूला क्यों पढ़ा है। सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि बिना सीखे परीक्षाएं पास कैसे करी जाएंगी। और बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, करनी चाहिए, मेहनत बढ़ाइए। रिकैप का मतलब है अगर कहीं आपकी कंसेप्ट कमजोर है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के द्वारा उन कंसेप्ट को क्या करा जाए, ठीक करा जाए। यही हमारा भी उद्देश्य यही है। तो ये आपका सवाल हो गया। अब बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की, कि एक वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मान लीजिए ये वेक्टर है f और ये इस लाइन के साथ कितना एंगल बनाता है थीटा। तो आपको दो ऑब्जर्वेशन करने हैं। पहली चीज, एरो कहाँ है, ये जो एरो दिख रहा है आपको, जो वेक्टर की डायरेक्शन बताता है कहां पर है, ऊपर की तरफ है, इसलिए f sin थीटा ऊपर आएगा।
एफ साइन थीटा ऊपर आएगा, और एरो कहाँ पर है, राइट हैंड साइड पर है, इसलिए एफ कॉस थीटा कहाँ आएगा, राइट हैंड साइड पे। अगर मान लीजिए कि हमारा वेक्टर एफ ऐसा होता और वो इस लाइन से कितना एंगल बनाता, थीटा, तो हम फिर देखते हैं कि एरो हमारा ऊपर की तरफ है, इसलिए एफ साइन थीटा कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, और एरो लेफ्ट हैंड साइड पर है, इसलिए ये एफ कॉस थीटा लेफ्ट पर आएगा। अब तीसरी बात, मान लीजिए एफ ऐसा होता और इस लाइन से थीटा एंगल बनाता, तो देखिए एरो कहां पर है, नीचे की तरफ है, इसलिए एफ साइन थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और एरो कहां पर है, राइट हैंड पर है, इसलिए एफ कॉस थीटा कहाँ आएगा, राइट हैंड पर आएगा। अब मान लीजिए कि आपका एरो ऐसा होता, एफ इस डायरेक्शन में होता और यहां से कितना एंगल बनाता, थीटा, तो आप देखिए सबसे पहली चीज एरो नीचे है, एरो कहां पर है, नीचे की तरफ है, इसलिए एफ साइन थीटा कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और एरो लेफ्ट में है, इसलिए एफ कॉस थीटा कहाँ आएगा, लेफ्ट में आएगा। तो ये चीजें आपको बिल्कुल मालूम होनी चाहिए, बड़ी सिंपल है और आपने पढ़ी भी होंगी, आप इन्हें समझते भी होंगे। एरो से डिसाइड होगा, एरो ऊपर होगा तो एफ साइन थीटा ऊपर आएगा, एरो नीचे होगा तो एफ साइन थीटा जो डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ होगी, और एरो अगर राइट हैंड साइड में होगा तो एफ कॉस थीटा कहाँ पर आएगा, राइट हैंड साइड में, और अगर एरो लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो एफ कॉस थीटा की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स लेफ्ट होगी। तो ये एक बहुत छोटी सी बात है, तो ये हमें मालूम होनी चाहिए। तो इस तरह से हम वेक्टर को क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। कुछ एक बातें और हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट जो हमें मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले कुछ ब्रीफ कर देते हैं आपको, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। अब मान लीजिए ये हमारा एक्स वाई और ये हमारा जेड एक्सिस है, और यहाँ पर एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो अब हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो सबसे पहले हम ओरिजिन को इस पॉइंट से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। मान लीजिए पॉइंट पी है, तो ओपी को हम लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये कहलाएगा हमारा एक्स कंपोनेंट, और ये कहलाएगा वाई कंपोनेंट, और ये कहलाएगा हमारा जेड कंपोनेंट। तो इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर को लिख सकते हैं। उम्मीद है आपने भी इसे पढ़ा होगा। अब इसमें एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए ओपी एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, अल्फा, वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, बीटा, और जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, गामा। तो हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, नंबर वन। नंबर टू, हमें ये याद होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, तो ये आपको मालूम होनी चाहिए कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए। और दूसरी बात, वेक्टर ओपी का मॉडुलस जिसे हम बोलते हैं, मान लीजिए आर, तो हम उसको निकाल सकते हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से। तो ये सारे जनरल बातें हैं, ये मालूम होनी चाहिए। आने वाले न्यूमेरिकल्स में हम इन बेसिक कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो ये सब चीजें हमें क्या होनी चाहिए, बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी वेक्टर की हम डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं।
किसी वेक्टर की हम डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। तो अगली स्लाइड पे हम इसको क्लियर करते हैं। उम्मीद है ये आपने नोट कर लिया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब जैसे देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा जेड एक्सिस, और ये पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और ये वेक्टर हो गया हमारा ओपी जो हमने अभी बोला था, हम इसको बोल सकते हैं आर कैप। ओके, आर बोल सकते हैं। अब देखिए, तो पहली चीज वेक्टर आर अभी हम बता चुके हैं आपको, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, कैप लगा दीजिए, यूनिट वेक्टर्स हैं। क्या है ये? यूनिट वेक्टर्स हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, याद रखिए, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आर एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड जेड अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको मैं यहाँ प्रूव भी कर सकता हूँ। ये देखिए, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूं तो ये एंगल, अब इस ट्रायंगल में मैं लिख सकता हूँ कॉस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस तो एक्स दिख रहा है और हाइपोटेनस आर दिख रहा है, और हम जानते हैं कि आर की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हमारे को ये इतने सारे पॉइंट्स क्या होने चाहिए, एक जनरल थ्योरी ऑफ वेक्टर्स में क्या होने चाहिए, मालूम होने चाहिए बिफोर वी स्टार्ट अवर न्यूमेरिकल्स। तो वेक्टर की हम डायरेक्शन कोसाइंस को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन को निकाल सकते हैं। अब एक और कंसेप्ट है, ये हमें प्रॉब्लम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी कंसेप्ट और है, उसे थोड़ा हमें पढ़ लेना चाहिए। अब जैसे देखिए, मान लीजिए दो पॉइंट है, ए है x1 y1 z1 और b है x2 y2 z2। तो वेक्टर ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस x1i प्लस y1j प्लस z1k। तो वेक्टर ए बी को हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, y2 माइनस y1 इंटू जे कैप, और z2 माइनस z1 इंटू के कैप। तो एक ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। अब दूसरी बात जो आपको मालूम होनी चाहिए, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर। अब मान लीजिए यूनिट वेक्टर हम आर कैप निकालना चाहते हैं, तो वेक्टर आर को हम उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे, तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डिवाइडेड बाय आर, दैट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो मुझे लगता है ये सब बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको मालूम होने, ये सारे पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए, और बड़े सरल पॉइंट्स हैं जिससे कि हम काफ़ी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकें। तो इसको नोट कर लिया जाए। तो यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन बताता है, तो हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। हमें करना क्या होगा, वेक्टर को उसकी मॉडुलस मैग्नीट्यूड वैल्यू से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आना चाहिए। तो अब देखिए, अब हमें कुछ क्वेश्चंस को क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, और अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी कर सकते हैं। मान लीजिए आर एक वेक्टर है 3i प्लस 2j प्लस 6k। तो पहली स्टेप में अगर आपको आर का मॉडुलस निकालना पड़ेगा, जैसे हम बोलते हैं आर, 3 का स्क्वायर देखिए कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 36, यह आ जाएगा रूट ऑफ 61। तो यूनिट वेक्टर आर क्या होगा, वेक्टर आर को हम उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे।
3i प्लस 2j प्लस 6k डिवाइडेड ओवर रूट ऑफ 61। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि हमने इसे कैसे करा। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये हमने एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिया और इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को मजबूती के साथ रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। The x and y component of vector A are 4 मीटर and 6 मीटर। तो वेक्टर A का x कंपोनेंट है 4 मीटर और y कंपोनेंट है 6 मीटर। तो वेक्टर A को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, 4i प्लस 6j। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 4i प्लस 6j। अब आगे पढ़ते हैं। द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, देखिए अब बात कर रहे हैं ए प्लस बी की, आर 10 मीटर एंड 9 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो अब हम ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं? तो देखिए एक्स कंपोनेंट है 10, एक्स कंपोनेंट है 10, तो हम ये लिख देंगे 10i कैप। और वाई कंपोनेंट कितना दिख रहा है हमें? 9, तो 9j कैप लिख देंगे। तो ये तो आ गया आपका। कैलकुलेट फॉर द वेक्टर बी द फॉलोइंग। तो देखिए अब हमें मालूम है a प्लस बी, हम जानते हैं कि a प्लस बी कितना है, 10i कैप प्लस 9j कैप। यहाँ पे हमने a की वैल्यू रख देनी है, 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस b इक्वल टू 10i कैप प्लस 9j कैप। तो वेक्टर बी की वैल्यू आ जाएगी, जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी 6i कैप प्लस 3j कैप। तो वेक्टर बी हमने निकाल लिया। अब हमसे पूछा गया है कि वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट कितना होगा। तो भाई वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट कितना होगा? 6, और वाई कंपोनेंट कितना होगा? 3। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया। अब इसकी लेंथ चाहिए, तो ठीक है भाई, वेक्टर बी की लेंथ कैसे निकालेंगे? रूट ले लीजिए, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, रूट ऑफ 45। तो इसे हम लिख सकते हैं 3√5। तो ये आपका सेकंड आंसर भी आ गया। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। द एंगल इट मेक्स विद एक्स एक्सिस। तो हमें अब ये निकालना है कि वेक्टर बी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है। ठीक है, बिल्कुल निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं और पता लगाएंगे कि वेक्टर बी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है। इसको कैलकुलेट कर लिया जाएगा। देखिए बहुत सिंपल है। अब वेक्टर बी क्या है आपका? 6i प्लस 3j। इसमें z तो है ही नहीं, इसलिए 0 के लिख दिया। हम जानते हैं कि कॉस अल्फा क्या होगा, x अपॉन रूट ऑफ, अभी बताया था आपको, x² प्लस y² प्लस z²। अब आप देखिए यहां पर x की वैल्यू 6 है, x² 36, ये का स्क्वायर 9, और तो ये 0 तो है ही नहीं। ये आ गया 6 अपॉन रूट 45, रूट 45 को लिखा 3√5। तो हमारा कॉस अल्फा आ गया, 6 अपॉन 3√5। तो अल्फा का आंसर होगा कॉस इनवर्स 6 अपॉन 3√5। तो 1/3 से जरा हम 6 को कैंसिल कर दें तो हम इसको बेटर तरीके से लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 2 अपॉन √5। तो ये वो एंगल है जो एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। तो इसलिए देखिए आपको ये सब चीजें बताई थी हमने कि ये सब चीजें मालूम होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, और तभी तो हम न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। तो उम्मीद है ये बिल्कुल समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
अगले सवाल की तरफ। और अगर अब देखिए, अच्छा सवाल है, सिंपल सवाल है। ऐड वेक्टर्स ए बी एंड सी। 3 वेक्टर्स हैं ए बी सी, इन्हें हमें जोड़ना है, हमें इनका वेक्टर एडिशन कैलकुलेट करना है। तो चलिए, ईच हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 100 यूनिट, सभी की वैल्यू कितनी है, 100 है, एंड इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस एट 45 डिग्री, 135 डिग्री एंड 315 डिग्री। तो एक काम करते हैं, थोड़ा हम डायग्राम बना लेते हैं तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए, ये हमारा आ गया x और ये हो गया y। तो सबसे पहले तो हम वेक्टर, उस वेक्टर को लेते हैं जो जिसकी वैल्यू कितनी है, 100, और ये कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। तो ये तो हो गया हमारा a। अब बात करते हैं वेक्टर b की। ये बना रहा है 135 डिग्री का एंगल। तो ये हो गया वेक्टर बी। ये 45 हो गया और ये 90 हो गया। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, 135 डिग्री। ठीक है, तो ये पूरा एंगल कितना है जो ये बना रहा है, 135 डिग्री एंगल बना रहा है, और 135 डिग्री का एंगल बना रहा है। और अगर हम इस एंगल को कैलकुलेट करें, बी हो गया। अब सी के बारे में बात करते हैं। 315 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो देखिए, यहां से यहां पर आए 180, यहां आ गए 270, 315 बना रहा है, तो 45 डिग्री और जाना पड़ेगा। ये हो गया हमारा वेक्टर सी, जो कितना एंगल बना रहा है, हमारा 315 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब हमें इन सभी वेक्टर्स को जोड़ना है। अगर ये 315 डिग्री है तो ये कितना होगा, 45 डिग्री। ये कितना होगा, 45 डिग्री। तो सबसे पहले तो उनको आपको क्या करना चाहिए, ड्रॉ करना चाहिए। अब हम इन्हें आसानी से जोड़ सकते हैं, तो आगे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे। अब देखिए, यहां पर तो हमें मालूम चल गया ये सी कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री एक्स एक्सिस से, और ए कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री एक्स एक्सिस पे। अब जरूरत हमें इस बात की है कि हम बी का एंगल निकाल लें। तो देखिए, बी का कुछ इस तरह से था, वो 135 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये एंगल कितना है, 135 डिग्री। देखिए, ये एंगल कितना है, 135 डिग्री। और आप जानते हैं कि ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो अगर 135 डिग्री में से 90 डिग्री को घटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो ये एंगल कितना आएगा, 45 डिग्री। तो दिस एंगल विल कम एज 45 डिग्री। अब देखिए, बड़ा आसान है। ऑब्वियसली यहां पर बी और सी एक दूसरे को, आप देखिए डायग्राम देखिए, बी और सी एक दूसरे, देखिए सबसे पहले सबकी वैल्यू कितनी है, सब वेक्टर्स की वैल्यू कितनी है, 100 के बराबर है। सब वेक्टर्स की वैल्यू किसके बराबर है, 100 के बराबर है। दूसरी बात, बी इससे 45 डिग्री बनाता है। तो देखिए, अब हम हमारे पास अब एक सिचुएशन आ गई, तो हम अगली स्लाइड पे जाके इस सिचुएशन को थोड़ा डिटेल में हम इसका काम करेंगे। तो सबसे पहले उसे ड्रॉ करना आना चाहिए, एंगल्स निकालना आना चाहिए। अब देखिए, ये हमारे पास सिचुएशन आ गई। अब हम ए जिसकी वैल्यू 100 है, ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। सी जिसकी वैल्यू 100 है और ये एंगल कितना बना रहा है, 45 डिग्री। और बी इसकी वैल्यू भी 100 है और ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री। तो देखिए, बी एंड सी विल कैंसल ईच अदर, बी एंड सी विल कैंसल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसल कर देंगे। भाई क्यों कैंसल कर देंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है और दोनों जस्ट इक्वल एंड अपोजिट हो गए। क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा, और ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो बी और सी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं, ऑन एडिंग
A, B, B and C, A, B and C. The resultant vector will be equal to A. ऐड कर दिया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल कर देंगे, बिकॉज दे आर इक्वल एंड अपोजिट। तो बड़ा आसानी से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हमारा जो बचा हुआ वेक्टर है वो कौन सा रहेगा, ए रहेगा। तो डायग्राम बनाइए, चीजों को अच्छे से करिए। जिन्होंने रेजोल्यूशन की प्रैक्टिस कम करी है उनको थोड़ी दिक्कत जा सकती है, तो मेरी एडवाइस ये है कि आप एक एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार और अच्छे से ड्रॉ करके सॉल्व करें। तो देखिए यहाँ कुछ भी नहीं करना था, बस हमें ये पता लगाना था एंगल्स को। फिर हमें पता चला कि बी और सी ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए। अब देखिए अगला सवाल, 3 फोर्सेस हैं, 3 न्यूटन, 2 न्यूटन और 1 न्यूटन एक्ट ऑन ए पार्टिकल एज शोन इन द फिगर। कैलकुलेट द रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखिए यहाँ क्या कैलकुलेट करना है लिखा नहीं है, तो हम लिख देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। हमें इनका वेक्टर एडिशन सीधी बात है निकालना है। तो देखिए यहां पर हम सबसे पहले 2 न्यूटन को रिजॉल्व करेंगे, तो हमें मिलेगा 2 cos 6c एंड 2 sin 6t। इसके बाद हमें रिजॉल्व करना है किसको, 1 को रिजॉल्व करेंगे। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो ये हमें मिलेगा 1 cos 6c, और यहां नीचे आ जाएगा हमारा, हम 1 को रिजॉल्व कर रहे हैं, 1 sin 6t। और पहले हमने किसको रिजॉल्व किया था, 2 को किया था। तो देखिए ये 2 है, तो इसका एक रिजोल्यूशन हमारे को यहां मिलेगा। तो अब ये सिचुएशन यहां पर क्या हो गई, थोड़ी क्लियर हो गई। तो अब हम इसको रीड्रॉ करते हैं। ये वैल्यू वेक्टर की कितनी है, 3, इसकी वैल्यू है 2 sin 6c। तो देखो 2 sin 6c को हम लिख सकते हैं 2 × √3/2। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, √3। अच्छा दूसरी बात, 2 cos 6c की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये फिर हो जाएगा हमारा 1 cos 6c 1/2। तो ये इस तरह का आपको सिचुएशन मिलेगा। और 1 sin 6c √3/2। तो अब आगे करना क्या है, देखिए 1 और 1/2 एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसलिए जुड़ जाएंगे। 1 + 1/2 1.5, 3/2 हो जाएगा। और अब देखिए दूसरी चीज, यहां पर √3 और √3/2 इक्वल एंड अपोजिट है, क्योंकि √3/2 से बड़ा है, तो हमें √3 से √3/2 को माइनस करना पड़ेगा। तो अगली स्लाइड पे जाते हैं। 1 और 1/2 जुड़ गए, कितना आ गया, 3/2। और √3 में से हमने √3/2 को माइनस करा, तो ये आ गया 2√3 - √3 मतलब √3/2। देखिए कठिन तो है, लेकिन करना तो पड़ेगा। अब ये देखिए यहाँ पर ये इसकी वैल्यू कितनी है, 3। अब आप देखिए 3 और 3/2, 3 and 3/2 अपोजिट है। तो फिर से एक और डायग्राम, 3 में से 3/2 को माइनस कर देंगे तो मिलेगा 3/2। तो ये अब हमारे पास फाइनल रिजल्ट
कुछ इस तरह से आएगा। थ्री बाय टू और ये है हमारे पास √3/2। सॉरी, अब आप देखिए कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है। मेरे को क्लियर दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो अब काम आसान हो गया, तो रिजल्टेंट वेक्टर हम निकाल लेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर होगा हमारा √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। अगली स्टेप में हम चले जाते हैं। अब आप समझ रहे हैं 90 डिग्री पे है तो हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। पाइथागोरस लगाकर हम रिजल्टेंट की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अगली स्लाइड में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये था हमारा √3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 3/4 और ये हो गया 9/4। एलसीएम लिया, 3 और 9 जुड़ जाएंगे तो मिलेगा √12/4। तो ये हो गया हमारा √3 इज आवर आंसर। तो हमारा आंसर कितना होगा, हमारा आंसर कितना होगा, √3 होगा। कितना बढ़िया सवाल है। रिजॉल्व करना आना चाहिए। अच्छा, मैंने देखा है कि इसको समझने की जरूरत है, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। मैंने ये देखा है, मैंने अपने लाइफ में स्टूडेंट के साथ एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जनरली, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, स्टूडेंट का वेक्टर क्या होता है, कमजोर होता है। तो अभी देखिए, हो सकता है इसमें दो बातें हो सकती है कि आपको ये पूरा समझ में आ गया हो, दूसरी बात ये हो सकती है कि आपको थोड़ा कम समझ में आया हो। तो दोनों केसेस में आप इन सब चीज़ों को, जिनको कम समझ में आया तो उनको एडवाइस बहुत सिंपल है, 2 बार 3 बार 2 बार 3 बार लिख लिख के करो, तो धीरे धीरे वो आप समझ में आ जाएगा। वेक्टर जरूरी है क्योंकि फिजिक्स की आत्मा क्या है, वेक्टर है। द सोल ऑफ फिजिक्स इज द वेक्टर। आप अच्छे से इस बात को जानते भी हैं। तो ये रहा हमारा सवाल। अब देखिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये रहा हमारा सवाल। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स OA, OB, OC शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो ये देखिए आपको दिखाया गया फिगर में, OA दिखाया गया है, OB दिखाया गया है और OC भी दिखाया गया है, OC भी दिखाया गया है ना। तो हो सकता है कि कम समझ में आए, तो ठीक है। अब हम इसको थोड़ा, अच्छा, रेडियस ऑफ द सर्कल इज R। तो देखिए अब कुल मिला के इसकी वैल्यू कितनी है, R है, इसकी वैल्यू भी कितनी है, R है। और देखिए मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए, इसलिए इसको बनाया गया है। सिचुएशन आपको, अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, OA और OC का रिजल्टेंट निकालना है। तो अब ध्यान से अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि OA और OC दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पर हैं, कितने एंगल पर हैं। ये एंगल तो दिख रहा है, कितने एंगल पर है, 90 डिग्री। हंसते रहिए और प्रॉब्लम्स को क्या करते रहिए, सॉल्व करते रहिए। और OB OA के साथ कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का। चलिए तो करते हैं, बहुत सरल मेथड से इसको हम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम OC जिसकी वैल्यू है R और OA जिसकी वैल्यू है R, और इन दोनों का रिजल्टेंट हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा √2R। तो देखिए कैसे निकाला, R² प्लस R², 2R², तो ये आ जाएगा √2R। ये तो आ गया। अब देखिए लेकिन यहाँ एक खास बात है कि OB
ये रहा हमारा ओ बी। ओ ए के साथ कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री। और हम अच्छे से जानते हैं कि जब दो वेक्टर्स इक्वल है तो उनका रिजल्टेंट कितने डिग्री पर आया? 45 डिग्री। और आपका ओ भी 45 डिग्री पर है, उसकी वैल्यू कितनी है? आर। तो ये इसमें जुड़ जाएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा। तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा? देखिए बड़ा सरल मेथड से मैंने इसको करा है। रिजल्टेंट वेक्टर हमारा आएगा √2r प्लस आर। तो हमने कॉमन ले लेना है आर को, √2 + 1 × r। अब पूछा गया कि भाई ये √2r में, थोड़ा इसको ठीक से लिखते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं। तो पूछा गया भाई ये √2r में r क्यों जुड़ेगा? क्योंकि r 45 डिग्री बनाता है, इस r का और इस r का रिजल्टेंट भी कितना डिग्री बनाता है? 45 डिग्री। इसलिए √2r और r की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? √2r और r की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं, ठीक है। तो पीछे जाते हैं, तो आंसर तो लगाना पड़ेगा। तो हमारा आंसर हो गया, दिस इज आवर करेक्ट आंसर, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। से प्रैक्टिस ही एक तरीका है एग्जाम्स को पास करने का। निराश मत होइए, लगातार मेहनत करिए। वन डे, एक दिन ऐसा होगा जो आपका दिन होगा, बिल्कुल होगा। इस पे आप भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। अब देखिए, ये कुछ जनरल क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट करे। मैं चाहता हूं कि इनको भी हमें क्या करना चाहिए? सॉल्व करना चाहिए। एक वेक्टर दिया हुआ है a 3i + 4j, b दिया हुआ है 7i + 24j। फाइंड द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज b एंड पैरेलल टू a। एक ऐसा वेक्टर निकालिए जिसकी मैग्नीट्यूड b के मैग्नीट्यूड के बराबर हो और पर वो a के पैरेलल होना चाहिए। तो किसी भी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? किसी भी वेक्टर को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन, पहली चीज। तो किसी भी वेक्टर को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड। अब देखिए थोड़ा इसको और अच्छे से लिखेंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दी जाती है यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, इन दैट डायरेक्शन। तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड b के बराबर है, तो सबसे पहले भाई b की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लो। ये देखिए a और b लिख देते हैं। ये थोड़ा एरो लगाएंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ b 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको निकालिए, 49 + 576, ठीक है, √625, वो कितना होता है? 25। तो मैग्नीट्यूड का मामला क्या हो गया? सॉल्व हो गया। मैग्नीट्यूड कितना आ गया? मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 25 आ गया। अब डायरेक्शन चाहिए हमें, तो अगले स्लाइड पे चलते हैं, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड आ गया 25 और डायरेक्शन किसकी है? ए की है। इसलिए 25 ए कैप। ए कैप का मतलब है, ए कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इन द डायरेक्शन ऑफ ए। अब यूनिट वेक्टर को कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, ए यूनिट वेक्टर को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पीछे जाके देखते हैं कि भाई वेक्टर ए की वैल्यू क्या है। वेक्टर ए है 3i + 4j, 3i + 4j। तो वेक्टर ए का मॉडुलस क्या होगा भाई? 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 9 + 16
कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, अब हमारा आंसर आ रहा है 25 वेक्टर ए 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाय मॉडुलस 5। 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा 5 बार, तो हमारा आंसर आ गया 5 इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप, तो ये हो गया 15i कैप प्लस 20j कैप। तो अच्छा सवाल है, कंसेप्ट ओरिएंटेड है, तो इस तरह के सवाल बहुत जरूरी है सॉल्व करना। तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया, और किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे दी जाती है, हमेशा याद रखिए कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे दी जाती है, जब वेक्टर को हम उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं तो हमें वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाती है, वेक्टर की डायरेक्शन हमें मिल जाती है। तो ये सवाल हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की तरफ जाएंगे, अगला सवाल करेंगे। अब देखिए ये सवाल, इसको थोड़ा हम पढ़ते हैं। फाइंड द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू -6i - 9j + 2k एंड, ये देखिए ये थोड़ा काट दीजिए, 3i + 6j - 7k सो दैट द रिजल्टेंट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। तो पहली बात क्या हो गई, रिजल्टेंट वेक्टर कैसा होना चाहिए? रिजल्टेंट वेक्टर कैसा होना चाहिए? एक यूनिट वेक्टर होना चाहिए। ये तो एक पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई, और वो कहाँ होना चाहिए? वाई एक्सिस पर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? वाई एक्सिस पर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करना आसान है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसको इन दोनों में जोड़ने पर हमें एक यूनिट वेक्टर मिले और जिसकी डायरेक्शन वाई एक्सिस हो। तो देखिए, अगर सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, प्लस 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 7k कैप, तो इनको जोड़ दिया, तो ये हो गया -3i कैप माइनस 3j कैप और -5k कैप। अब हमें इसमें कौन सा वेक्टर जोड़े कि यूनिट वेक्टर मिल जाए, जिसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? वाई एक्सिस पर होनी चाहिए। जिसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? वाई एक्सिस पर होनी चाहिए। मतलब हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसकी डायरेक्शन वाई एक्सिस हो और साथ ही साथ वो यूनिट वेक्टर भी हो। तो हम जानते हैं कि वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे। तो हम इसमें कौन से वेक्टर को जोड़ें कि हमें सिर्फ जे मिले, हमें सिर्फ जे मिले? तो देखिए वो वेक्टर क्या होना चाहिए? 3i, क्योंकि हमें i नहीं चाहिए और i का टर्म है -3i, तो डेफिनेटली -3i में 3i अगर जोड़ोगे तभी तो i का टर्म खत्म हो जाएगा, और हमें सिर्फ j चाहिए। तो -3j में कितना जोड़े? -3j में कितना जोड़े कि हमें j मिले? ऑब्वियसली 4j, और k हमें चाहिए नहीं, तो k को हमें हटाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है? -5k, तो हम कितना जोड़े? 5k। अब देखिए जोड़ दीजिए, कट गया, तो आपका आंसर क्या हुआ? क्या मिला आपको? जे मिला। क्या मिला हमारे को? जे मिला। तो वो वेक्टर हमें निकालना था जिसको इन दोनों के एडिशन में, योग में जोड़ने पर हमें जे मिले। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है 3i + 4j + 5k। अगर हम इसको इन दोनों के एडिशन में जोड़ देंगे तो हमें सिर्फ जे मिलेगा। अच्छा सवाल है, कंसेप्चुअल है, सिंपल है और समझ में भी आपको आया होगा। अब बारी है आगे बढ़ने की, अगले सवाल पर। अब देखिए, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी।
ये ए हो गया और ये हो गया हमारा बी। तो सबसे पहली स्टेप 1 में हमें क्या निकालना पड़ेगा? स्टेप 1 में हमें निकालना पड़ेगा ए प्लस बी। फिर बाद में हम ए प्लस बी के डायरेक्शन में निकालेंगे यूनिट वेक्टर। तो ए की वैल्यू लिख दीजिए 4i प्लस 3j प्लस 6k, और बी जोड़ रहे हैं तो थोड़ा ऐसे जोड़ लेते हैं, माइनस आई प्लस 3j, तो थोड़ा आसानी होगी जोड़ने में, माइनस 8k जोड़ लीजिए तो हमें मिलेगा 3i और 3j प्लस 3j 6j और माइनस 8k प्लस 6k माइनस 2k। तो सबसे पहले तो हमने जोड़ दिया वेक्टर्स को। अब हमें निकालना है एक यूनिट वेक्टर जो पैरेलल हो इन दोनों के एडिशन के। तो ये तो हमने निकाल लिया। अब हमें चाहिए यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें उस वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगले स्टेप में चलते हैं और करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा क्वेश्चन सिमट गया है। हम कह सकते हैं हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इन दोनों को जोड़ने पर मिलता है और इन दोनों के एडिशन के पैरेलल यूनिट वेक्टर चाहिए। तो दोनों को जोड़ दिया, 3i प्लस 6j माइनस 2k आ गया। तो हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पीछे जाते हैं, 3i प्लस 6j माइनस 2k, 3i प्लस 6j माइनस 2k। तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा यूनिट वेक्टर का आंसर है, वेक्टर को हम उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये हमें मिलेगा 3i प्लस 6j माइनस 2k डिवाइडेड बाय 49 7। तो हमारा यूनिट वेक्टर हो गया 3/7i प्लस 6/7j माइनस 2/7k। तो ये हमारा आंसर आ गया। दिस इज 7। द वैल्यू इज 7। द वैल्यू इज 7। तो इसको आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, बढ़ते रहना है, लगातार चलते रहना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये आ गया भाई हमारा क्वेश्चन। अ बर्ड मूव्स फ्रॉम पॉइंट 1 - 2, 3 टू 4, 2, 3। ठीक है, एक बर्ड 1, -2, 3 से स्टार्ट होकर कहाँ जाती है? 4, 2, 3 पर जाती है। इफ द स्पीड ऑफ द बर्ड इज 10 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बर्ड। देखिए, वेलोसिटी वेक्टर निकालने के लिए हमें मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मान लीजिए बर्ड ए से बी पर जाती है। ए है 1 - 2, 3 और बी है 4, 2, 3। तो मैग्नीट्यूड तो हमें मालूम है कितना है, 10, और इनटू डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या निकालना पड़ेगा हमें? इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, क्योंकि बर्ड ए से बी पर जा रही है, तो ये हो जाएगा हमारा 10 AB कैप। अब हमें AB कैप निकालना है। अब हमारा क्वेश्चन सिमट के रह गया है 10 AB कैप पर। अब हमें 10 AB कैप निकालना है। तो भाई AB तो निकाल लेते हैं। B से A को माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए, 4 से 1 को माइनस किया 3i, 2 से -2 को माइनस किया 2 - -2 4,
3 से 3 को माइनस किया, ये तो बहुत अच्छी बात है, 0 इंटू के। तो हमारा अब आंसर क्या हो गया, 10 AB कैप निकालना है और हमने AB तो निकाल लिया। तो AB की वैल्यू आ गई 3i प्लस 4j। AB की वैल्यू कितनी आ गई, 3i प्लस 4j। तो आगे बढ़ते हैं। 10 AB कैप, तो 10 AB कैप होगा जब वेक्टर AB को हम उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दें। वेक्टर AB तो हमें मालूम है 3i प्लस 4j, मॉडुलस निकाल लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16, तो वेलोसिटी का वेक्टर हो जाएगा 10 इंटू 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाय 5, 16 और 9 25, 25 का रूट 5, 5 से ये 10 कैंसिल हो गया 2, तो 2 इंटू 3i प्लस 4j, द आंसर इज 6i प्लस 8j। द आंसर इज 6i प्लस 8j। द आंसर इज 6i प्लस 8j। ठीक है, इतना तो आपको बनना ही चाहिए। तो हमारा आंसर है तो स्टेप समझ लीजिए, वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। वाई, क्योंकि बर्ड ए से कहाँ जा रही है, बी पर जा रही है। तो ए बी कैप, 10 ए बी कैप, तो ए बी निकाला, बी से ए को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, फिर ए बी की डायरेक्शन में क्या निकाला, यूनिट वेक्टर निकाल लिया। तो इस तरह से हम इस सवाल को कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है, सीधा सीधा है। कई मेजर क्वेश्चन में ये सब चीजें यूज हो सकती हैं। अब देखिए अगला सवाल, अ पार्टिकल मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है भाई, 2i प्लस 3j माइनस 4k हैज एक्सेलरेशन माइनस i प्लस 2j प्लस 5k, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड। तो ठीक है, देखिए इसके लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन को वेक्टर फॉर्म में यूज करना पड़ेगा, v इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। अब वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 2i प्लस 3j माइनस 4k, ठीक है लिख दिया। एक्सेलरेशन का वेक्टर माइनस i प्लस 2j प्लस 5k इंटू टाइम, टाइम तो दिया हुआ है 3, तो वेलोसिटी का वेक्टर, बड़ा सिंपल सवाल है, 2i प्लस 3j माइनस 4k। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस 3i, 3 इंटू 2 6j, 3 इंटू 5 15k। तो वेलोसिटी का वेक्टर हो जाएगा 2i माइनस 3i माइनस i, 3j प्लस 6j 9j और माइनस 4k और 15k प्लस 11k प्लस 11k। तो देखा आपने, हमने एक ही स्टेप में सिंपल यूज ऑफ इक्वेशन किया और इसको क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो ये सॉल्व हो गया आपका। टाइम दिया होता तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, ये थोड़ा एक बार इसको हम दोबारा लिख सकते हैं तो अच्छा रहेगा। हाँ अब ठीक है, ये वेक्टर है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी होती है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल आ गया हमारा, इफ a इक्वल टू दिस मच, b इक्वल टू दिस मच आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। देखिए अब शुरुआत में हमने क्या है, आईजे के सिस्टम पे थोड़े सिंपल सवाल रखे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या होगा, लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या होगा, नेचुरली बढ़ेगा। पर हम कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, हम आपको पूरी प्रैक्टिस
कराना चाहते हैं। तो ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? 0। बहुत सिंपल है। तो 5i प्लस 7j माइनस 3k डॉट 2i प्लस 2j माइनस ck इक्वल टू 0। कर दीजिए मल्टीप्लाई। 5 इंटू 2 10, 7 इंटू 2 14 एंड माइनस 3k इंटू माइनस c, तो ये हो जाएगा 3c इक्वल टू 0। तो 3c इक्वल टू माइनस 24, c इक्वल टू माइनस 8। तो इसका आंसर है c इज इक्वल टू माइनस 8। तो बड़ा सीधा सवाल था, तो डायरेक्टली हमने इसको कर लिया, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम इसमें जानी चाहिए। तो इसका आंसर है c इक्वल टू 8, क्योंकि हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। तो ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे। रिकैप सीरीज का ये था वेक्टर का सेकंड लेक्चर। अब हम इसके बाद लेंगे वेक्टर का थर्ड लेक्चर। वेक्टर को हमने टोटल 3 लेक्चर में क्या करा है? डिवाइड किया है। स्टूडेंट्स की डिमांड है कि वेक्टर हमें पढ़ाया जाए, हमें वेक्टर्स में क्या होती है प्रॉब्लम होती है। तो ये जितने क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट है। अगले लेक्चर में आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। और हमें लिखिए, कमेंट जरूर दीजिए, ये ज़रूरत है। थैंक यू, फिर मिलते हैं और ये सब सफ़र हमारा जारी रहेगा।